नमस्कार साथियों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एबिनिशियो में। आइए फटाफट सभी लाइव आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हम कल टॉपिक देख रहे थे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। कल हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, सिर्फ कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो रहा, ब्रह्मांड के पीछे की थ्योरी क्या है। एक्चुअली देखिए, सिद्धांत जो दिए गए हैं, अभी कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से वैलिड नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो अभी सिर्फ सिद्धांत है, मत है, विचार है, उसे सिर्फ मान करके आगे सारे प्रोसेस समझने की कोशिश की जा रही है। तो हमने दो विचार समझा था, एक टॉलेमी का विचार और दूसरा हमने कोपरनिकस का विचार समझा था। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एडविन हब्बल। कहां के थे? यूएसए के थे। एडविन हब्बल यूएसए के थे। आइए इन सब बारे में तब तक फटाफट सभी लाइव आ जाइए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रह्मांड और सौरमंडल एक बार बता दीजिए फटाक से, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिर स्टार्ट करते हैं हम। और हमारा टॉपिक वही चला था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे के जो सिद्धांत है, ब्रह्मांड उत्पत्ति के पीछे के सिद्धांत को हम समझ रहे थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे के सिद्धांत की हम बात कर रहे थे। चलिए, संगम जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने कल टॉलेमी के बारे में देखा, तो टॉलेमी ने कौन सा विचार दिया? टॉलेमी ने बोला भू केंद्रित अवधारणा दी। अर्थात उन्होंने बताया कि पृथ्वी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पृथ्वी जो है मध्य में है, मिड में है, और बाकी सारे ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, टॉलेमी थे। टॉलेमी के बाद एक नए विचारक आते हैं जिनका नाम कोपरनिकस था। ये पोलैंड के रहने वाले थे। तो कोपरनिकस ने पहली बार सूर्य सिद्धांत, सूर्य केंद्रित अवधारणा दिया ब्रह्मांड के बारे में। उन्होंने बताया कि ये सन है और सन के चारों तरफ जो है जितने ग्रह हैं, पृथ्वी और सारे ग्रह उपग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो कोपरनिकस वो पहले व्यक्ति थे पश्चिमी देशों के अनुसार। वैसे कोपरनिकस के पहले भी आर्यभट्ट ने, कोपरनिकस पहले कल मैंने चाणक्य बता दिया था, आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से हजारों साल पहले ही सूर्य केंद्रीय अवधारणा या सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो है वह दे दिया था ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक व्यक्ति आते हैं, इसके बाद एडविन हब्बल आएंगे, लंबे समय बाद आएंगे। एडविन हब्बल का संबंध ब्रह्मांड से एक ऐसे विचार से है। तो आप लगातार देखते हैं ब्रह्मांड के विस्तार की चर्चा चलती रहती है। अभी तक ब्रह्मांड का ओर छोर क्या है, ब्रह्मांड कहां से लेकर कहां तक है, यह अभी सही से हमें पता नहीं है। और अमूमन मैं कहूं तो अभी मानव जो है या साइंस जो है अभी यूनिवर्स के 5% तक के अंश को भी सही से समझ नहीं पाया है। मतलब कहूं तो हम सिर्फ और सिर्फ 5% एरिया को ही समझ पा रहे हैं। अभी तक हम पूरे यूनिवर्स को नहीं समझ पाए कि यूनिवर्स का ओरिजिन, मतलब यूनिवर्स का ओर और छोर का, मतलब कहां से प्रारंभ होता है, कहां पे अंत होता है, यह हमें अभी तक सही से पता नहीं। पर यह जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि एडविन हब्बल एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने एक विचार दिया कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का लगातार एक्सपैंड हो रही है, अर्थात ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। विस्तार के पीछे उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं रेड शिफ्ट थ्योरी। रेड शिफ्ट थ्योरी अर्थात अगर आप देखते हैं कि जैसे रेलवे ट्रैक पर आप देखते होंगे, रेलवे ट्रैक के आसपास जो रेड लाइट होती है या फिर ट्रैफिक एरिया में जो रेड लाइट दी जाती है, वो क्यों रेड लाइट दी जाती है? क्योंकि वो दूर से आपको रेड कलर में ही दिखता है, बाकी कोई कलर दूर से आपको नहीं दिखते हैं। मान लीजिए कोई एक कलर है, वो जब दूर जाने लगता है धीरे धीरे, रेड शिफ्ट में यही होता है कि वो रेड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि रेड कलर ही एक ऐसा कलर है जिसको आप दूर से देख सकते हैं। तो वैसे ही इन्होंने एक विचार दिया। आगे हम रेड शिफ्ट थ्योरी देखेंगे जब हमें टॉपिक में आएंगे। अभी तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि एडविन हब्बल एक व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड का वर्तमान में भी विस्तार लगातार अभी भी चल रहा है। तो एडविन हब्बल, एडविन हब्बल, एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल ने एक विचार दिया क्या कि ब्रह्मांड का
लगातार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, हो रहा है। तो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? एडविन हब्बल ने बताया। एडविन हब्बल कहाँ के रहने वाले? ये यूएसए के निवासी हैं, यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है। यूएसए के निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि ब्रह्मांड जो है ये फिक्स्ड पाथ में नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये इसका और है, ये इसका छोर, मतलब कि प्रारंभ अंत हमें नहीं पता है, अर्थात इसका लगातार विस्तार चल रहा है। कहां से कहां तक इसका विस्तार है अभी सही तरीके से किसी को नहीं अनुमान है, पर हाँ ये पता जरूर है कि ब्रह्मांड लगातार अभी भी फैलता जा रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। आइए फिर एक और व्यक्ति आएंगे। अभी हम सबसे मुख्य महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, हम उस पर भी चलेंगे, पर कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फिर एक व्यक्ति आते हैं केपलर। केपलर है वो जर्मनी के रहने वाले। केपलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक विचार दिया कि जो ग्रह से संबंधित जो गति नियम है, मतलब ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और अन्य उपग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ग्रहों की गति के बारे में कि ग्रह गति कर रहे हैं, ग्रह स्थिर नहीं है, ग्रह के गतियों से संबंधित जो नियम था सबसे पहले किसने दिया था? तो केपलर महोदय ने दिया था। केपलर महोदय जर्मन के एक साइंटिस्ट है और इन्होंने बताया ग्रहों की गति के नियम को दिया था, ठीक है। तो एक और पॉइंट यहां लिख लीजिए, केपलर कहां के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं केपलर। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ग्रह में गति हो रही है, ग्रह चल रहे हैं, ग्रह स्थिर नहीं है, तो ग्रहों में जो गति हो रही है उसका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो केपलर महोदय ने दिया। किसने दिया? केपलर महोदय ने दिया कि ग्रहों में भी गति हो रही, ग्रह स्थिर नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक चीज आपने लिख लिया। लिख ली। चलिए ईशा मलिक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे महत्वपूर्ण एक थ्योरी दी गई है, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। और यही सर्वमान्य थ्योरी है, सबसे ज्यादा इसी थ्योरी को स्वीकार्य किया जाता है कि शायद ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी। तो ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण हेडिंग डाल लीजिए, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। हम टू द पॉइंट लिख रहे हैं और टू द पॉइंट ही आपको समझा रहे हैं, बस समझाने को तो बहुत कुछ है इसमें। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो बिग बैंग थ्योरी में इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर एक बेल्जियम के साइंटिस्ट थे। तो जॉर्ज लेमेंटेयर बेल्जियम के साइंटिस्ट थे। 1927 में बिग बैंग थ्योरी नामक सिद्धांत इन्होंने दिया। तो किसने सिद्धांत किसने दिया? प्रतिपादक कौन है इसके? प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर जो है प्रतिपादक है किसके? बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेंटेयर जो है इसके प्रतिपादक है बिग बैंग थ्योरी के, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद संगम जी। और इन्होंने इनके सिद्धांत की व्याख्या कौन कर रहा है? सिद्धांत की व्याख्या का अर्थ रॉबर्ट वैगनर है, यहीं पे लिख लीजिए, सिद्धांत के व्याख्याकार। व्याख्याकार कौन है? रॉबर्ट वैगनर महोदय है। ये कब दिया गया था? 1927
27 में यह थ्योरी, यह सिद्धांत दिया गया था प्रतिपादक। अब देखिए बिग बैंग थ्योरी में कुछ नहीं है, सिंपल सीधी सी एक बात समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार नियम यह था कि जो ब्रह्मांड है, आज जो वर्तमान में आप ब्रह्मांड बहुत विशाल रूप में आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसका विस्तार है, वह कभी अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में था, अत्यंत सूक्ष्म मटर के दाने कण के रूप में था। और उसमें आयतन और ताप जो है, उसका ताप और घनत्व क्या था कि वो धीरे धीरे इतना संकेंद्रित होता चला गया, इतने सूक्ष्मतम बिंदु पर आता चला गया। जैसे मानिए कोई इतनी बड़ी चीज है, उसको अगर आप इतने छोटे पॉइंट्स पे लेकर के आएंगे तो यहां ताप दाब घनत्व जो भी है, ताप दाब घनत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ताप दाब घनत्व बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर इतना ज्यादा, प्रेशर इतना ज्यादा इस पॉइंट पे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला, जैसे कि अब ये ऐसे ही संकेंद्रित होता जाएगा, ठीक है। संकेंद्रित होते 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 क्या होगा, ये जब इस रूप में पहुंच गया, इस रूप में पहुंचने के बाद आप देखेंगे इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दबाव बहुत बड़ा, ठीक है। और जैसे ही दबाव बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा तो उसके बाद क्या होगा, इसमें एक विस्फोट होगा, इसीलिए इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसमें एक महान विस्फोट हुआ। अब जैसे ही इसका विस्फोट हुआ, जैसे ही विस्फोट हुआ, इस विस्फोट से आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। और यही यहां पे इस पॉइंट पर, ये जो सूक्ष्म पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, जो कण देखने को मिल रहा है, इसी कण में वो विस्फोट हुआ। और विस्फोट के पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है कि दाब और ताप बहुत ज्यादा हो गया, दाब और ताप बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जो आयतन था उस पर अनंत दाब और ताप पड़ा, और दाब और ताप के कारण एक महान विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण धीरे धीरे आपके ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया, ब्रह्मांड का विस्तार ऐसे होता चला गया। और लगातार ब्रह्मांड का विस्तार ऐसे होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मतलब लगातार ब्रह्मांड जो है विस्तारित होता जा रहा है, विस्तारित हो जा रहा है। तो यह समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है, ब्रह्मांड का सृजन इसी प्रकार से हुआ होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड का सृजन हुआ होगा, ठीक है। तो यही इस पॉइंट, क्या आपको यह बात समझ में आई कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी, ठीक है। बताइए क्या आपको यह बात समझ में आया। अगर समझ में आया तो फिर हम इसे लिखवा दें, यहां लिख लेते हैं। सूक्ष्मतम अणु। इस अणु में क्या हुआ, ताप हुआ, दाब अनंत स्तर तक बढ़ गया, ताप और दाब अनंत स्तर तक बढ़ गया, जिसके कारण इसमें एक महान विस्फोट हुआ, एक बहुत विशाल विस्फोट हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही आप समझिए, इसके ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में बिग बैंग थ्योरी क्या है इसके बारे में नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन थे, बस इतना ही आपसे पूछेगा। या फिर पूछेगा बिग बैंग थ्योरी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध ब्रह्मांड के सृजन से है, ब्रह्मांड के निर्माण से है, ठीक है। तो लिखिए, सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड पूर्व में अत्यंत ब्रह्मांड पूर्व में अत्यंत सूक्ष्म अणु के रूप में था, सूक्ष्म अणु के रूप में था, ठीक है। और इसमें समय के साथ इसमें ताप और दाब बढ़ता गया, समय के साथ ताप हुआ, दाब अनंत स्तर तक बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक महान विस्फोट हुआ, एक महान
विस्फोट हुआ, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एक महान विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। और इसी बिग बैंग थ्योरी से आप वर्तमान में जो ब्रह्मांड देख रहे हैं उसके सृजन का निर्माण इसी तरीके से हुआ, ठीक है, इसी तरीके से ब्रह्मांड के सृजन का निर्माण हुआ। तो ये लिख लीजिए, सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल सिद्धांत है, सबसे ज्यादा इसको स्वीकार किया जाता है सिद्धांत को, ठीक है। कल आपके सामने एक टर्म्स आया था कि आकाश गंगा, फिर आगे एक टर्म्स और आपको देखने को मिलेगा निहारिका। इस तरह के नए नए टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे टर्म्स आपको लिखवाए जाएंगे कि किस टर्म्स का क्या मतलब होता है, ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई इश्यूज नहीं आए। लिख लीजिए, इसको लिख करके बताइएगा आपने लिख लिया कि नहीं। लिख ले तो बताइएगा कि आपने लिख लिया कि नहीं। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए, जैसे देखिए ये आपका एक सर्कल है, अभी सिर्फ सर्कल समझिए इसे। इसमें इस तरह करके आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है, ये आपके स्टार हैं, ये है तारे, ठीक है। तारे, जब तारों का एक गुच्छा बन जाता है, एक समूह बन जाता है, जब तारों का, चलो, तारों का जब एक समूह बन जाता है, लगभग लगभग 100 अरब से ज्यादा जब तारे एक साथ हो जाते हैं, लगभग 100 अरब से ज्यादा जब तारे एक साथ हो जाते हैं, ये देखिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। इसे हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है, हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा है, ठीक है। इसे आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। तो जो गैलेक्सी है आकाश गंगा, ये क्या है, आकाश गंगा धूल कण, ठीक है। आपके जो धूल के कण हैं, अरबों तारे हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। उनके समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये गैलेक्सी होगी, आकाश गंगा भी, ठीक है। जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिलती हैं, जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिलेंगी, तो उससे क्या बनेगा, उससे ब्रह्मांड बनेगा। तो ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज बनेंगी, इस तरह बहुत सारी गैलेक्सी, और बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलाकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड बनता है, ठीक है, ब्रह्मांड बनता है। क्या यह बात समझ में आई कि तारे, करोड़ों अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है।
और कई गैलेक्सीज, कई करोड़ों गैलेक्सीज मिलने के बाद आप देखते हैं एक सृजन होता है, एक ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, ब्रह्मांड बनता है। आइए हम लिखते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। इसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। ठीक है, धूल के कण, धूल के कण, गैस व तारों के समूह, तारों के समूह जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, बंधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा कुछ नहीं, धूल के कण, तारों का समूह है, और इसी में, इसी आकाशगंगा में, इसी गैलेक्सी में आपको आपका सौर मंडल भी देखने को मिलेगा। इसी गैलेक्सी में आपको आपका सौर मंडल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी मतलब आशीष की गैलेक्सी नहीं, हमारी गैलेक्सी मतलब जो हमारे पास की सबसे महत्वपूर्ण गैलेक्सी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं आकाशगंगा या मंदाकिनी से कहते हैं। आकाशगंगा क्यों कहते हैं इसे, या दुग्ध मेखला के नाम से भी इसे जाना जाता है। आकाशगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आकाश में जब भी आप इसे देखेंगे तो ये जो गंगा नदी जो है उसके जैसे प्रवाहित होते आपको दिखेगी, दूध की नदी जैसे दिखेगी, इसलिए इसको हम आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला। ठीक है, मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेखला हम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी दुग्ध मेखला का एक भाग हमारा सौर मंडल भी है, हमारा सौर मंडल भी है। तो जो हमारा सौर मंडल है वह इसी मंदाकिनी मेखला या आकाशगंगा का एक भाग मात्र है। ठीक है, और जो हमारी गैलेक्सी है इसका आकार कैसा है, अगर बात करते हैं हमारी गैलेक्सी का जो आकार है, इसके आकार की बात करते हैं, यहीं लिख देता हूं आकार। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। सभी के फोन में गूगल होगा तो तुरंत ही आप डालें आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मंदाकिनी की, जैसे ही इमेज डालेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारी जो आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है। कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी, कुछ है ऐसी, ऐसे। ये तो मैंने येलो कलर कर दिया, इसको करना तो व्हाइट था। ऐसे यहां से शुरू, ऐसे ऐसे धूल, गैस एवं बादलों का एक संकेंद्रण होता है, इसमें तारे भी होते हैं और एक गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। इसी को हम गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसी, सर्पिलाकार है, इसकी आकृति सर्पिलाकार है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कोई, तो जो यहां तक आपने लिख लिया होगा, एक पॉइंट और लिख देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है, सबसे निकटतम गैलेक्सी
सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी? एंड्रोमेडा है, एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ठीक है, सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी? एंड्रोमेडा है। तो आप लिख लीजिए यहां से, पहले से राइट डाउन कर लीजिए। और जो मंदाकिनी है, इसके एक पॉइंट यहां लिखिए, सबसे पहले इसे किसने देखा था? सबसे पहले अगर मंदाकिनी की बात, सबसे पहले मंदाकिनी किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, गैलीलियो ने, गैलीलियो ने देखा। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, दुग्ध मेखला को हम कभी कभी मिल्की वे भी कहते हैं, मिल्की वे के नाम से भी हम जानते हैं। क्या यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई? क्या यह बातें समझ में आई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब फिर हम बात करेंगे सीधे सौर मंडल की। ये तो सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके हो गए सारे। ठीक है, आगे जहां पे निहारिका का टॉपिक आएगा वहां हम निहारिका टॉपिक की बात करेंगे, पर अब हम सीधे बात करेंगे इसके बाद। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब सीधे हम बात करेंगे सौर मंडल की। चलिए, अब हम बात करते हैं सौर मंडल की सीधे। सौर मंडल की बात करते हैं। ये सौर मंडल की बात करेंगे तो आप जैसे देखिए, ये आपको एक केंद्र में सूर्य देखने को मिलेगा। ठीक है, सूर्य के बाद आपको अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते दिखेंगे आपको। ठीक है, ऐसे अन्य ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते आपको दिखेंगे। तो ऐसे 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 सारे ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा यहां पे कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर मंडल। तो सूर्य और उसके चारों तरफ जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सभी को अगर हम संयुक्त रूप से मिला देते हैं तो ये पूरा क्या होता है? ये सौर मंडल परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर मंडल परिवार। तो यहां पहला पॉइंट लिखिए, सूर्य तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, ठीक है, उपग्रह, धूमकेतु,
उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, सूर्य तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह को संयुक्त रूप से सौर मंडल कहते हैं। संयुक्त रूप से सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है और पूरे यह सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष स्रोत के तौर पर सूर्य ही है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। अब हम सीधे बात करेंगे सौरमंडल में सूर्य की बात करेंगे। सूर्य की बात करेंगे। अब एक करके पॉइंट्स हम लिखते जाएंगे। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, अच्छा इसको इतनी ऊर्जा बन कहां से रही है, इतनी ऊर्जा आ कहां से रही है? तो इस सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक हैं और इनमें लगातार आपस में टकराव के कारण इनमें क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है। तो नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो उस संलयन से ऊर्जा बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? संलयन से ऊर्जा बन रही है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन नाभिक का, हाइड्रोजन नाभिक के इस संलयन द्वारा हीलियम का निर्माण, इसका हीलियम का निर्माण। तो क्या हो रहा है? संलयन हो रहा। क्या? जो दो हाइड्रोजन, या जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु जो है इसमें, इसके केंद्र में, उनमें नाभिक संलयन हो रहा है और संलयन से हीलियम का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, हीलियम के निर्माण से निर्माण होता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहां तक के पॉइंट लिख लीजिए। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और इसी संलयन से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और हम सभी को ऊर्जा सूर्य देता है इसी के माध्यम से। ये पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए, बता दीजिएगा।
उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा ये। अगर सूर्य की आयु की बात करें, सूर्य की आयु क्या है, तो सूर्य की आयु जो है 4.5 अरब वर्ष पहले का है। कितना है आयु, कितनी, 4.5 अरब वर्ष। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष इसकी जो है आयु हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अरब वर्ष। अगर हम सूर्य के तापमान की, सूर्य का जो केंद्र है, सूर्य आप देखेंगे सूर्य जो है कई लेयर्स में बटा हुआ है। ठीक है, सूर्य जो है कम से कम 6 लेयरों में बटा हुआ है। तो जो सूर्य का केंद्रीय भाग है, जो सबसे जो केंद्र का भाग है, जैसे आइए हम एक बार बना ही देते हैं, 6 भाग में जो है ये सूर्य का केंद्रीय भाग है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग लेयर सूर्य में जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग लेयर्स में देखने को मिलती है। तो ये जो केंद्र का भाग है, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, इस केंद्रीय भाग का तापमान कितना है, इस केंद्रीय भाग का तापमान देखेंगे आप तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिलेगा। अगर सूर्य के केंद्र का तापमान की बात करें, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है सूर्य के केंद्र का तापमान है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के केंद्र का हमें तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, सूर्य के हम संगठन की बात करते हैं, सूर्य का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, सूर्य के संगठन, इसमें आपको हाइड्रोजन, हीलियम और इसके अलावा जो है आपको हाइड्रोजन हीलियम के अलावा जो देखें क्या मिलेगा, अन्य तत्व मिलेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है, 71% हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। हीलियम कितना देखने को मिलेगा, तो हीलियम जो आपको 25% के आसपास हीलियम देखने को मिलेगा। 26.5% के आसपास आपको हीलियम देखने को मिलेगा। फिर अन्य तत्व मिलेंगे, अन्य तत्व जो है वो 2.5% के आसपास आपको अन्य तत्व देखने को मिलेंगे। तो इन संगठनों से मिलकर के आप देखेंगे सूर्य का निर्माण आपके हो रहा है। ठीक है, तो ये है सूर्य का केंद्रीय भाग। एक एक करके लिख देता हूं मैं, सूर्य का केंद्रीय भाग। ठीक है, केंद्रीय भाग। इसके बाद जैसे आएंगे तो सूर्य का ये कौन सा भाग है, तो आप देखेंगे सूर्य का यह जो है, इसे हम बोलते हैं क्या, विकिरण क्षेत्र। यह है सूर्य का विकिरण क्षेत्र, सूर्य का विकिरण क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे आपको यह जो लेयर देखने को मिलेगी, इस लेयर को क्या बोलते हैं, तो इस लेयर का जो नाम होगा, इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है संवहनी क्षेत्र। क्या नाम है, संवहनी क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र। इसके बाद देखेंगे तो यहां पे जो आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रकाश मंडल। क्या बोलेंगे, ये है प्रकाश मंडल आपका, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के बाद देखेंगे आपको एक परत ये देखने को मिलेगी, लेयर देखने को मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रोमोस्फेयर। क्या बोलेंगे, क्रोमोस्फेयर। इसको हम क्रोमोस्फेयर बोलेंगे। और ये जो अंतिम जो परत देखने को मिलेगी, इसको हम बोलेंगे कोरोना। तो जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय आपको यही क्षेत्र देखने को मिलता है, कोरोना। यही जो लेयर होती है, सबसे जो बाहरी लेयर होती है, यही हमें सूर्य ग्रहण के समय हीरक वलय के तौर पर, डायमंड के तौर पर हमें यही देखने को मिलती है। ठीक है, अभी जब हम पहुंचेंगे तो सूर्य के ये तो 6 परत मैंने बता दी है। सूर्य 6 परतों में
बटा है, ठीक है। कितने 6 परतों में सूर्य जो है बटा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। जब ये लिख लीजिए बता दीजिएगा एक बार। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, बना भी लिया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसमें क्या, अब हम बात करेंगे इसमें सूर्य जो सौरमंडल है, सौरमंडल का 98% से ज्यादा भाग, या कहूं तो 99% जो भाग है सौरमंडल का, उसका समस्त जो भाग है द्रव्यमान है, वह किसमें निहित है? सूर्य में निहित है। तो लिख लीजिए यहां पे, सौरमंडल का 99.8% भाग, 1% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। किसमें निहित है? सूर्य में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी? 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.70 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी। और अगर अधिकतम दूरी की बात करें, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की अगर हम बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है। 15.21 करोड़ किलोमीटर हमको जो है सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी देखने को मिलती है, ठीक है। कितनी अधिकतम दूरी हमें देखने को मिलती है, ठीक। जो सूर्य का केंद्र है, क्रोध है, उसका तापमान देखते हैं, अगर समझते हैं। सूर्य के क्रोध का तापमान जो है, सूर्य के क्रोध का तापमान कितना है आप समझेंगे? 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की 1.5 इंटू 10 की पावर 7, 1.5 इंटू 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड जो है आपको सूर्य के क्रोध का तापमान देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देखने को मिलेगा। जो सूर्य की बाहरी सतह है, सूर्य की बाहरी सतह की बात करेंगे, अगर हम बाहर आएंगे तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान, तो सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान आपको देखने को मिले कितना होगा? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होगा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सौर कलंक, ठीक है, और जो सौर धब्बे हैं, सौर कलंक और जो सौर धब्बे होते हैं, उनका तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सौर कलंक व सौर धब्बे, इनका तापमान कितना है?
1500 डिग्री सेंटीग्रेड इनका तापमान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। सौर कलंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये सन है, तो इस पे कुछ जगहों पे ऐसे स्पॉट्स होते हैं, कुछ जगहों पे ऐसे स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस स्पॉट्स का जो तापमान होगा वो 1500 डिग्री सेल्सियस इसका होगा तापमान। वही सूर्य कलंक और सौर के जो धब्बे हैं उसका तापमान कितना होगा? 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका तापमान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। पृथ्वी को सूर्य का 1/22 अरबवां भाग मिलता है। सोचिए, इतना कम मिलता है, उसके बाद भी हम चिल्लाते रहते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी। ठीक है, तो कितना मिलता है? पृथ्वी को सूर्य का 1/22 अरबवां भाग ही तापमान के तौर पर हमें देखने को मिलता है, सूर्य तप मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश को, जो सूर्य प्रकाश उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना है एक तरीके से। कितना है? 13 लाख गुना। पृथ्वी सूर्य का क्या है? तो सूर्य का आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना है, मतलब 13 लाख गुना बड़ा हमें देखने को मिलता आयतन। अगर द्रव्यमान की बात करते हैं, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है भैया? पृथ्वी के द्रव्यमान का देखेंगे 3,32,000 गुना है। ठीक है, तो सोचिए कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 3,32,000 गुना सूर्य का द्रव्यमान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम आपको दिखाया था, ये वाला। ठीक है, कल हम इस डायग्राम को पूरी तरीके से कवर करेंगे। समोनी क्षेत्र क्या है, प्रकाश मंडल क्या है, विकिरण क्षेत्र, केंद्रीय भाग, कोरोना, क्रोमोस्फीयर क्या है, इनके टेम्परेचर क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इस टॉपिक को हम कल कवर करेंगे। फिर हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा, फिर हम एंटर कर जाएंगे सूर्य के बाद ग्रहों में। जैसे ही हमारे ग्रह खत्म होंगे फिर हमारा एकदम ऐसे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से भी आपको क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो आप कोर ज्योग्राफी में इसके बाद एंटर कर जाएंगे। ये तो है ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, उसके पहले की थ्योरी, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें चीजों को समझने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ कल हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे के जो सिद्धांत दिए गए हैं, थ्योरी क्या क्या है, ग्रहण परिकल्पना क्या है, वाव्य राशि परिकल्पना क्या है, निहारिका परिकल्पना क्या है, इन सारे सिद्धांतों पे हम कल बात करेंगे, इन सिद्धांतों का क्या मतलब है, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक समझ में आई होगी और यहां तक आपने लिख भी लिया होगा। क्लास समझ में आई कि नहीं, एक बार जरूर बताइएगा। चलिए कल हम फिर मिलेंगे इसी क्लास में ज्योग्राफी के आगे वाले पार्ट्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य की 6 परतों के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे पृथ्वी के निर्माण के बारे में कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे, उसके सिद्धांत पे हम चर्चा करेंगे। चलिए हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए बाय बाय, टेक केयर।